वक्फ बिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये वक्त तय किया गया है। सरकार कल ही बिल पेश करेगी, कल ही वक्फ बिल पास कराने की कोशिश भी होगी। तो कल का दिन वक्फ बिल को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 घंटे तक चर्चा होगी वक्फ बिल पर और उसके बाद कल ही तय किया जाएगा, कल ही तय हो जाएगा कि क्या बिल पास हो जाता है, क्योंकि विपक्ष का बहुत ज्यादा विरोध इसमें देखने को मिल रहा है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, अब वक्त भी मुकर्रर हो गया है, यानी ये तय हो गया है कि 8 घंटे तक वक्फ बिल पर चर्चा होगी और फिर सरकार की कोशिश होगी इस बिल को पास कराने की। बिल्कुल निधि, देखिए वक्त पे वक्त मुकर्रर हो गया है। अब इस पर कल 12:15 बजे से चर्चा शुरू होगी और कल रात 8 बजे तक इस पर चर्चा होगी। 8 घंटे का समय इसमें तय किया गया है और सारे दलों को इसमें बोलने का मौका मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही इस बिल पर जवाबदेही सरकार की तरफ से दिया जाएगा और कल ये बिल लोकसभा में पारित किया जाएगा। ये जानकारी अभी तक की आ रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि बैठक में जब विपक्षी दलों ने इस पर और ज्यादा चर्चा की मांग की, विपक्षी दलों का कहना था कि इस बिल पर कम से कम 12 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहां बैठक में इस पर सहमति नहीं बनते हुए देखते हुए विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया और कांग्रेस के अगुवाई में लगभग सारे विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया इस बैठक को और उन्होंने अपना एक तरह से विरोध दर्ज कराया कि इतना महत्वपूर्ण बिल है, इस पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत थी। लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया कि इस बिल के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है और कल से सुबह 12:15 बजे से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और रात में ये बिल पास कराया जाएगा। एक दिन में ही ये बिल चर्चा भी होगी और पास भी कराया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि पहले ही इस बिल को लेकर जेपीसी में काफी समय दिया जा चुका है। विपक्षी दलों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अपनी बात रख दी है, लिहाजा अब संसद में 8 घंटा इस पर डिस्कशन के लिए काफी होता है और ये बिल कल पेश भी किया जाएगा और इसको कल पास भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वक्फ बिल को लेकर 8 घंटे तक चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस चाहती थी 12 घंटे तक चर्चा हो, लेकिन ये समय 8 घंटे का दिया गया है और कोशिश होगी कल बिल पास कराने की। शुक्रिया आपका आमोद। और वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होगा। सरकार ने बिल के लिए रणनीति बनाई है, तो कांग्रेस का भी प्लान तैयार है। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा पूरा अपडेट क्या है, देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बीजेपी के लोकसभा सचेतकों के साथ बैठक हुई। इस दौरान किरेन रिजिजू ने कहा कि कल वक्फ बिल के समय सभी सचेतक अपने अपने ग्रुप के सांसदों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मुद्दे पर बोलने वाले बीजेपी सांसदों को भी पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। बीजेपी के सांसद वक्फ बिल की सभी बारीकियों और बिंदुओं को पढ़ने के बाद सदन में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान बीजेपी सांसदों को संयम में रहकर तथ्यों के साथ बात रखने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बिल से जुड़े सभी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल देख रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटा है। कल सुबह वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसदों की मीटिंग होगी। कल सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। इसी मीटिंग में वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस का एजेंडा तय होगा। इससे पहले जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद संशोधित बिल पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हर जगह कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ नया बिल लाया गया है। बिल पे पास नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। कमेटी के अंदर भी स्टैंड रहा था इसके विरोध का और सदन के अंदर भी इसका विरोध था, क्योंकि ये कोई नीयत सही नहीं होता। कांग्रेस बीजेपी सरकारी पार्टी है, इसकी ये लाई ही इसलिए गई है कि
मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से, जायज़ प्रॉपर्टी को किस तरह से कब्जाया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि वक्फ बिल पर हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो वहीं ओवैसी ने भी इस बिल को असंवैधानिक बताया। सुनाइए। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं, न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि वक्फ बिल से जुड़ी बातें देश के सामने आएंगी। ये बिल असंवैधानिक है, तो वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए। इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के सवाल भ्रामक हैं। वक्फ बिल में सब कुछ संविधान के दायरे में है, तो आरजेपी ने भी इस बिल पर सवाल उठाए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। यार है वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वक्फ बिल का बखेड़ा खड़ा किया गया है। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है और उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है, ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ही खतरनाक पार्टी है ये देश में नफरत फैलाने के लिए बेरोजगारी, एमएसपी की गारंटी, महंगाई, शेयर बाजार की लूट, रुपए की गिरती कीमत, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये नौटंकी लेके आए। वक्त के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और
बिल्डर्स का जो काकस है उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। और चलिए अब लेके चल के आप तो संसद के बाहर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जो तस्वीरें आ रही है संसद के बाहर की कि वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव वहां पर आपको दिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद भी आपको नजर आ रहे हैं। नाराज स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी और उसके बाद संसद के सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी सांसदों के द्वारा। आप अखिलेश यादव को देख सकते हैं। सरोज, सुश्री इकरा चौधरी, नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोलना मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। ये जो जानकारी मिल रही है, संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, विपक्षी सांसदों की ओर से हो रहा है। आपको सुनाते कैसे अखिलेश यादव ने लोकसभा के बाहर और एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने सदन के अंदर सुमन को लेकर अपनी बात रखी है। अरे मेरा डीएनए पूछ रहे हो, तुम अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हो? अपना डीएनए टेस्ट भी करा लो। और रामभुआन निषाद गांव में जा रहा था, एक सांसद, कोई सुरक्षा नहीं उसको दे रही सरकार। ये सरकार जिस तरीके से हिटलर ने ट्रूपर्स बना करके पॉलिटिकल लोगों को सबक सिखाता था, उसी तरह ये करणी सेना भारतीय जनता पार्टी के ये हिटलर के ट्रूपर्स की तरह काम कर रहे हैं। वो सोचिए मुख्यमंत्री हो, कई थाने में बुलडोजर लेकर के चले जाए, तो बुलडोजर चला कौन रहा है? क्या स्टीयरिंग इनके हाथ में नहीं है अब क्या? कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामजीलाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी, 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। प्रोफेसर साहब, किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामजीलाल सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं। रामजीलाल सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे देखिए, लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब चाहे तब बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं। लेकिन अन्य लोगों ने भी जो चाहा तो कहा। और दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की चौथी रिपोर्ट पेश होगी। विधानसभा का सत्र दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और इसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दोपहर करीब 3 बजे विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी। इस रिपोर्ट के जरिए दिल्ली में प्रदूषण जांच में हुई बड़ी लापरवाही उजागर हो सकती है। डीजल गाड़ियों को अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी करने और क्लस्टर और डीटीसी बसों की प्रदूषण जांच में गड़बड़ी पर सवाल उठा सकते हैं। खबर है कि हजारों बसें और गाड़ियां बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के ही सड़कों पर दौड़ती रहीं, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे जुड़ी कई तरह की जानकारी पर आज विधानसभा में पेश होने वाली रिपोर्ट में हो सकती है।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर बीजेपी वायु प्रदूषण की रोकथाम न कर पाने को लेकर बड़े आरोप लगाती आई है और आज पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट के जरिए इसकी पुष्टि हो सकती है। सीएजी की रिपोर्ट पर अगले 2 दिन चर्चा होगी। आज सदन में पेश की जाने वाली सीएजी की रिपोर्ट उन 14 रिपोर्ट में से एक है जिसे बीजेपी ने आप सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान दबाने का आरोप लगाया था। अब रेखा गुप्ता सरकार एक एक करके इन रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख रही है, वहीं आप इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। आज की एक बड़ी खबर, पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। मोहाली की स्थानीय अदालत ने सुनाई सजा। 2018 रेप केस में पादरी को सजा मिली। 35 वर्षीय महिला से रेप का दोषी है बजिंदर। विवादित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 में रेप केस में सजा सुनाई गई। बजिंदर सिंह को शुक्रवार को मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन कोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार्स। मेरा नाम अनिल कुमार सागर है। साडे जेडे एसोसिएट है, हमारे जो एसोसिएट है। बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था और इसके बाद बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में बजिंदर को जमानत पर छोड़ दिया गया था। पिछले महीने की शुरुआत में कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 28 मार्च को दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में वो था। उस केस में अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने पीड़िता के वकील अनिल कुमार सागर से खास बात की है। सुनिए बजिंदर सिंह को मिली सजा को लेकर उन्होंने क्या कहा। सर, क्या वर्डिक्ट आया है, अगर आप बताएं डिटेल में तो। वर्डिक्ट जो है, आज कानून का राज चलता है हमारे हिंदुस्तान में। आज अदालत ने ये साबित कर दिया, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया है वो आया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बजिंदर पास्टर को रेप केस में जो एक तरह से कन्विक्ट किए गए थे लास्ट डेट पर, आज उनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। टिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार। अपने आखिरी सांस तक उनको कारावास में रहना पड़ेगा। सर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग पापा जी कहते हैं, धर्मगुरु मानते हैं, उसने ऐसे ही अपनी शरण में आई एक लड़की के साथ किया, क्या ये ग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा? कोर्ट ने इसको कंसिडर किया? बिल्कुल, कोर्ट ने इस ग्राउंड को कंसिडर किया है, इसीलिए आजीवन कारावास और आखिरी सांस तक की सज़ा इसीलिए दी गई है, क्योंकि इस तरह का जो व्यक्ति है जो अपने सोशल रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए और एक तरह से अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैकमेलिंग करता है, रेप करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है या और कई तरह की एट्रोसिटीज़ जो अभी और आगे जाँच होगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट 2 और केस दर्ज हुए हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। पातडांडा में बादशाहपुर चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। बीती रात करीब 1 बजे यह अटैक हुआ। एसपी योगेश शर्मा की टीम जांच कर रही है। तो पंजाब में ग्रेनेड अटैक हुआ है, पटियाला में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। एक बार फिर से पुलिस निशाने पर है। इससे पहले भी पंजाब में ऐसी गतिविधियां हो चुकी हैं। बादशाहपुर चौकी पर ग्रेनेड से अटैक किया गया। रात करीब 1 बजे यह अटैक हुआ है। जो एसपी है योगेश शर्मा, उनकी टीम इस पूरे अटैक के बारे में जांच पड़ताल कर रही है, जानकारी ले रही है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि आखिर ये ग्रेनेड अटैक किसके जरिए किया गया, कहां से ग्रेनेड आया, ये तमाम चीजें तफ्तीश की जा रही है। तो पटियाला में पुलिस चौकी पर ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पातंडा वो जगह बताई जा रही है जहां के बादशाहपुर चौकी पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है। बीती रात करीब 1 बजे के आसपास ये हमला हुआ। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है इस ग्रेनेड अटैक को लेकर? पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची? देखिए, ये पंजाब के पटियाला जिले का पातड़ा कस्बा है और वहां पर बादशाहपुर चौकी है,
जहां पर रात को करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। चौकी के जो शीशे हैं वो बिखरे हुए वहां पर दिखाई दिए और उसके बाद से पंजाब पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी शुरुआती जानकारी में पता लगा है कि किसी ने बाहर से जो ग्रेनेड था वो अंदर फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम जो सीनियर वहां पर अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया मोहित आपका इस अपडेट के लिए। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां से फिर हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सिक्योरिटी गार्ड को राज ठाकरे के पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकता था। तू मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी मेरे को आता नहीं भाई। क्यों? तो बोला लागणार तुला मराठी। क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझी मराठीत। मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर। तू सीख मराठी, मला सांगू नको। तू सीख मराठी। क्यों जरूरी थोड़ी है? क्यों जरूरी मतलब? जरूरी मतलब जरूरी नहीं है मराठी। नहीं मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मराठी जरूरी नहीं बोलायला। मामला महाराष्ट्र के पवे की एक सोसाइटी का है, जहां बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड का किसी वजह से एक मराठी व्यक्ति से विवाद हो गया। इससे दोनों के बीच बहस शुरू हुई। चूंकि सिक्योरिटी गार्ड उत्तर भारत से था, इसलिए वो मराठी नहीं बोल सकता था। तू मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी मेरे को आता नहीं भाई। क्यों? तो बोला लागणार तुला मराठी। क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझी मराठीत। इसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने इस गार्ड को बुरी तरह से पीट दिया, जबकि वॉचमैन बोलता रहा कि उसे मराठी नहीं आती तो कैसे बोलेगा। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर। मनसे के कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो भी बनाया और उसमें कहा यदि आप मराठी नहीं जानते तो आपको इससे सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगातार हिंदी विरोधी अभियान छेड़ रखा है। आज थाने में एसबीआई बैंक की एक शाखा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करा है। ठाणे में मनसे कार्यकर्ता एसबीआई बैंक में जा पहुंचे। बैंक के सभी लेन देन अंग्रेजी, हिंदी की तरह मराठी में भी अनिवार्य करने की मनसे ने मांग की। राज ठाकरे की पार्टी का मराठी भाषा को लेकर एसबीआई बैंक में प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान हिंदी में लगे सरकारी योजना के बैनर उतार दिए गए। बैंक मैनेजर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मराठी भाषा में कामकाज शुरू करने की मांग की गई। दरअसल गुड़ी पड़वा के अवसर पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की रैली में कहा था कि बैंकों में सभी लेन देन मराठी में होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एमएनएस कार्यकर्ता अलर्ट मोड में आ गए हैं। देश में भाषा विवाद को लेकर मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले दक्षिण राज्यों से खबर आती रहती थी कि लोगों ने कन्नड़, तमिल आदि नहीं आने पर हंगामा किया। अब महाराष्ट्र से लगातार ये खबर आ रही है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंदी को लेकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, मराठी नहीं बोलने पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता मारपीट पर भी आमादा हैं, जिसके कई मामले सामने आ चुके हैं। और झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई। हादसा सोमवार देर रात 3 बजे हुआ। झारखंड से आज एक बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 लोको पायलट की मौत हो गई है। वहीं सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के 4 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट में चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी। इसी बीच उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ गई। इसी वजह से दोनों ट्रेनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कोयला नदी मालगाड़ी में आग लग गई और कई बोगियां पटरी से उतर गईं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रेन हादसा साहिबगंज जिले के बरहेट एमजीआर लाइन पर हुआ। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया से पश्चिम बंगाल के फरक्का एनटीपीसी के लिए ट्रेन जा रही थी। हादसा जिस लाइन पर हुआ है उस पर ललमटिया से फरक्का तक कोयला लेकर मालगाड़ियां चलती हैं। घटना आज सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद रेलवे लाइन पर मालगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लाइन को ठीक करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस बीच रेलवे विभाग घटना की जांच कर रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। वकील प्रोफेसर समेत 5 घर गिराने का ये मामला और घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सभी 5 पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
तो प्रयागराज में जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऑब्जर्वेशन आया और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रक्रिया का उल्लंघन माना है और कहा है कि घर गिराने की जो प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है। जो आदेश हैं अदालत के उसके तहत ये एक्शन नहीं लिया गया, उसका पालन नहीं किया गया, अवहेलना हुई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनको 10-10 लाख के मुआवजे का भी आदेश दिया गया है। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके पहले का ऑब्जर्वेशन ही अपने आप में एक इंडिकेशन थे कि इस तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अब मुआवजे का भी ऐलान किया गया और सीधे तौर पर इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाई को पहले ही असंवैधानिक करार दे चुका है अपने फैसले में और सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को ये स्पष्ट कर चुका है कि बुलडोजर की अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो किस तरह से की जाएगी उसकी गाइडलाइंस भी दे चुका है। उसके बावजूद राज्य सरकारें इस मामले में नाफरमानी लगातार कर रही हैं और यही वजह थी कि 5 जो लोग हैं प्रयागराज के जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि राइट टू जो घर का एक अधिकार होता है वो एक चीज होती है और इसके अलावा प्रोसेस और प्रक्रिया होती है जिसके बारे में हम फैसला दे चुके हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरती हैं ये बातें, जबकि राज्य सरकारें ऐसे आदेश की नाफरमानी करती हैं जो प्रक्रिया को स्पष्ट कर चुकी हूं। जी रवि। शुक्रिया पीयूष आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल से खबर सामने आ रही है। दार्जिलिंग की घटना है जहां एक मंदिर के पास मीट मिलने पर भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। आग से खाक हुई ये गाड़ियां बता रही हैं कि उपद्रवियों ने कितना तांडव मचाया होगा। कई जगह देर रात तक आग धधक रही है जिससे पुलिस बुझाने में जुटी रही। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उपद्रवियों ने इस इलाके में जमकर पत्थरबाजी की जिसके निशान इन सड़कों पर देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में ईंट पत्थर के टुकड़े बिखरे दिखे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिचुएशन कंट्रोल में है एंड जो बदमाश एलिमेंट थे जिन्होंने किया था तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी एक्शन होगा लेंगे। ये जब पुलिस बात कर रही थी तो कुछ बदमाश एलिमेंट आकर के उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करने की कोशिश की एंड हमारी गाड़ियों में कुछ क्षति हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पुलिस वाले इंजर भी हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लॉ में प्रोविजन है हम लेंगे और बाकी जो कल्प्रिट है उनकी व्यवस्था लेंगे डेफिनेटली हम लोग। गुस्साई भीड़ ने दावा किया कि एक मंदिर के पास मीट मिला है। उसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ की और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था जो आज 1 अप्रैल से लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल यानी कि आज से नई आबकारी नीति 2025 लागू हो गई। इस नीति के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार 31 मार्च की आधी रात से इन क्षेत्रों की 47 दुकानें बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर बार और शराब बैठाकर पिलाने की व्यवस्था भी बंद होगी। इन इलाकों में शराब और वाइन आउटलेट्स के लिए नई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं और न ही इनके संचालन की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश 19 पवित्र क्षेत्रों में पूरी तरह से शराब की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें राज्य के 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें उज्जैन नगर निगम भी शामिल है, जहां काल भैरव मंदिर में प्राचीन समय से बाबा के दर्शन में मदिरा का भोग लगाने की परंपरा है। मंदिर परिसर की दुकान भी बंद होगी। अब भक्तों को बाहर से शराब लाकर भोग लगाना होगा। यूपी की योगी सरकार ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही फैसला लिया था। यूपी सरकार ने साल 2021 में मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को धार्मिक स्थल घोषित कर इलाके में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंजतीर्थी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। थोड़ी देर पहले की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कठुआ के पंजतीर्थी इलाके में कल बीती रात मुठभेड़ हुई है।
3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के विशेष कमांडो जो है इस घने जंगल में उतारे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये नदी यहाँ पे गुजर रही है और इन्हीं घने जंगलों के बीच जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। वहीं मौके पर आला अधिकारी सीआरपीएफ के यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी जो है वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 और आतंकी बताए जा रहे हैं जो इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। ये जैश के आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद जो है इनके पास है। भारत ने हाल ही में अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए नागास्त्र 3 ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। नागास्त्र 3 ड्रोन मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम यानी कि MRPKS के तहत विकसित एक आधुनिक कैमिकाजी ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर नष्ट करने में सक्षम है। नागास्त्र 3 भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल के संघर्षों ने साबित किया है कि आत्मघाती ड्रोन युद्ध में पारंपरिक मिसाइलों और बमों से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्यादा सटीक, कम खर्चीले और दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होते हैं। अगर देखें तो रूस और यूक्रेन दोनों ने आत्मघाती ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने भी अपने ड्रोन से रूस के सैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं। नागास्त्र 3 इसी तरह भारतीय सेना को भविष्य में संभावित संघर्षों के दौरान रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। राजस्थान में एक फैक्ट्री से गैस लीक होने से 40 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं गैस रिसाव के बाद इलाके के कई घरों को खाली कराया गया है। राजस्थान के ब्यावर में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से अफरा तफरी मच गई। हादसे से प्रभावित 40 से ज्यादा लोग ब्यावर और अजमेर सरकारी अस्पताल में एडमिट कराए गए। गैस के असर से कई पालतू जानवर और कुत्तों की भी मौत हुई है। दरअसल कंपनी के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। रिसाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही गैस आसपास के रिहायशी इलाके में फैल गई। घरों के अंदर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। लोगों को दम घुटने के साथ आंखों में जलन की भी परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुँचाया। जब लाइट पूरी हमारी जो है ना वो ऐसी बिल्कुल बंद हो गई, रेड हो गई। फिर जब मालूम पड़ा क्या बात है, फिर देखा तो मतलब क्या कि ये बोला कि वहाँ पे तेजाब फैक्ट्री में केमिकल रिसीव हो रहा है, भागो जैसे। उस टाइम में हम भागने लगे। फिर हमने अपने परिवार को सब इधर उधर भगा के बाहर निकाला, सब घायल हो गए, इधर उधर गिर गए। घटना ब्यावर थाने के बाड़िया क्षेत्र के सुनील ट्रेडिंग कंपनी में सोमवार रात 10 बजे की है। फैक्ट्री के नजदीक के कई घरों को खाली करवाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक दर्जन से ज्यादा अधिक कारों और बसों में अज्ञात आरोपियों ने तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से वारदात कर पुलिस को चैलेंज दिया है। बदमाशों ने सड़कों पर खड़ी लगभग 1 दर्जन से अधिक बसों और कारों में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों की करतूत की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर बदमाश तोड़फोड़ की वारदात करते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे नकाबपोश बदमाश एक ही स्कूटी पर सवार होकर आए थे और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। इस दौरान कई गाड़ियों पर पत्थर से भी हमला कर दिया गया। ये इसमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा रात्रि में कुछ गाड़ियों के कांच तोड़े गए थे। ये गोवर्धन कॉलोनी थाना गोले के मंदिर क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो इसमें लोगों के द्वारा जो शिकायत की गई थी, जिसमें आवेदन लेकर इसमें जाँच कर रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, लोगों की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के जालोर में लव मैरिज की वजह से एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आरोप है कि पंचों ने परिवार को 12 लाख रुपए जुर्माना भरने को भी कहा है। पुलिस की जांच जारी है। हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी और उसके जिम्मेदार ऑन फोर पंच होंगे और प्रशासन। राजस्थान के जालोर की ये पिंकी कुमारी है। इनकी हताशा का कारण भी इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए।
मेरे समाज के पंच को मांग कर रहे हैं कि आपको 12 लाख दंड भरना होगा, तो ही आपको समाज में आने की अनुमति देंगे। ये घर है, घर की हालत देखिए। पिंकी कुमारी यहाँ 20 दिसंबर 2024 को आर्य समाज में प्रेम विवाह के बाद अपने पति श्रवण कुमार के साथ रहती है, लेकिन पंचों को दोनों का प्रेम कबूल नहीं है। पंचों ने 12 लाख जुर्माना भरने को कहा और हुक्का पानी बंद कर दिया। मेरे परिवार ये सोच के बहुत ही परेशान है और हम भी, मेरे समाज के 7-8 पंच है वो इस शादी से नाराज है और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रियंका कुमारी द्वारा एक परिवार पेश किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें पूर्व में ही पंचों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। और आइए सुनते हैं इस वक्त किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. Some of the members wanted 4 hours, some members wanted 6 hours, the opposition parties wanted 12 hours. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate, because the nation wants to listen the points raised by various political parties. I'm very happy that today, after the Catholic Council, the Bharat Church Group and various other church groups of India have extended not only support but appealed everyone to support the Waqf Amendment Bill. Similarly, various other groups are also making a request. For which time has not been dedicated, and they basically walked out because you said only 1 hour of discussion on Manipur, and the Home Minister replied by midnight. Home Minister ऐसा है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं। और वक्फ बिल को लेकर आप सुन रहे थे किरण रिजिजू को, जिन्होंने कहा है कि कल संसद में 8 घंटे का समय रखा गया है इस पर बहस के लिए। आगे बढ़ते हैं, गुजरात से खबर। बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं। राहत बचाव का काम जारी है। बनासकांठा से जानकारी, जहां पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से यह हादसा हुआ है। अभी तक 17 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव का काम वहां जारी है।
तो गुजरात के बनासकांठा से एक खबर आपको दे रहे हैं। पटाखा की फैक्ट्री जिसमें बॉयलर के फटने से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 17 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। देखिए, आप घटनास्थल की तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद है, क्योंकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या वो मलबे के नीचे दबे हैं? इसलिए रेस्क्यू टीमें वहां पर जुटी हुई हैं ताकि मलबे में अगर कोई दबा है तो उसे निकाला जा सके। 17 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 3 लोग जो लापता हैं उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। गुजरात के बनासकांठा में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से आग लग गई, बड़ा धमाका हुआ, एक साथ 17 लोगों की मौत की खबर है। और किंजल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किंजल, क्या जानकारी मिल रही है? 3 लोगों के लापता होने की खबर है, उनके बारे में कुछ पता चला है? देखिए अंजलि, 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये पटाखों की फैक्ट्री थी और उसके अंदर जो मजदूर रहते थे, मजदूरों का जो परिवार था वो भी वहीं पे रह रहा था। और जिस तरह से जब वहाँ पे आग लगी है तो ऊपर का जो स्लैब है वो पूरा टूट चुका है। इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अंदाजे ये माना जा रहा है कि 23 से 25 तक का मौत का आंकड़ा है वो आ सकता है। कहीं ना कहीं चूक कह सकते हैं कि जो अभी जो प्राथमिक अनुमान आ रहे हैं उसके हिसाब से जो फैक्ट्री के जो नॉर्म्स होने चाहिए वो नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए हैं। और अभी आप देखें, अगर मलबा है तो 200 मीटर तक का दूर तक मलबा है। जो विस्फोट हुआ है उसकी वजह से जो पूरी जगह है वो कॉर्डन की गई है। अभी तक अगर हम अस्पताल की बात करें तो 12 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, कि जो जिनकी वहाँ पे कह सकते हैं कि एक परिवार भी आ गए हैं, काफी दुख का माहौल भी है। लेकिन हाँ, लेकिन ये आग किस तरह से लगी आखिरकार ये अभी कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे लाश है या तो जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट में हैं, जो भी कुछ बताने के वो हाल में नहीं। शुक्रिया आपका किंजल पूरी जानकारी देने के लिए। तो बॉयलर कैसे फटा, किन कारणों की वजह से बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, 12 से ज्यादा लोग घायल और अभी तक 17 लोगों की मौत की खबर है। और अब खबर मलेशिया से। मलेशिया में गैस पाइपलाइन के फटने से भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर तक लगातार आग की लपटें देखी गई। इस पूरी खौफनाक वारदात का आपको हादसे का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। आसमान छूती आग की लपटें, मीलों दूर से दिख रहा खौफनाक मंजर, धुएं का गुबार और अफरा तफरी। धमाके से हिली इमारत की खिड़कियां। मलेशिया में गैस पाइप फटने से हड़कंप मचा है। इसी अग्निकांड में 25 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुआलालंपुर के पास पुत्रा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन के अंदर आग लगने से यह हादसा हुआ। आग लगने के बाद भीषण विस्फोट भी हुए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आसपास की आवासीय इमारतों को खाली करा दिया है। इस अग्निकांड के दौरान कई किलोमीटर तक ऊंची लपटें देखी गईं। आग इतनी भयंकर थी कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिलती हुई महसूस हुईं। इस अग्निकांड के दौरान हुए धमाकों की वजह से ऐसा हुआ। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय दमकल विभाग की टीम ने बड़ा अभियान चलाया। दमकल विभाग की टीम ने बताया कि गैस पाइपलाइन फटने की वजह से आग लगी और फिर आग की लपटों ने पूरे इलाके में तांडव मचा दिया। आग की वजह पेट्रोनास गैस पाइपलाइन में रिसाव था, जिसकी वजह से पाइपलाइन का करीब 500 मीटर हिस्सा आग की चपेट में आ गया। वहीं अब इस अग्निकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आसमान छूती आग की लपटें देखी जा सकती हैं। आम लोगों को सस्ता इलाज मिले, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महंगी अंग्रेजी दवाओं के जेनेरिक विकल्प के लिए सरकार ने जन औषधीय केंद्र खोले हैं, जिसने लोगों को बड़ी राहत दी है। देखिए खास रिपोर्ट। जन औषधि केंद्रों ने स्वास्थ्य सेवा को काफी बल दिया। सरकार ने मार्च 2025 तक 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने 28 मार्च को संसद को बताया कि 28 फरवरी तक देश भर में 15,057 जन औषधि केंद्र ऑपरेशनल हैं। 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य जनवरी 2025 में ही हासिल कर लिया गया। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 20,000 और मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है। जन औषधि केंद्रों से 2,047 दवाएं और 300 सर्जिकल आइटम की बिक्री की जा रही है। इसमें हृदय, मधुमेह, संक्रमण रोधी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे रोगों की दवाएं शामिल है।
दवाओं के दाम ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 से 80% कम है। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में जन औषधि केंद्रों से 1767.18 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। पिछले 10 साल में 6,975 करोड़ की दवाएं बेची गई, जिससे लोगों को ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले करीब 30,000 करोड़ की बचत हुई। सरकार ने बताया कि रोजाना 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र आते हैं।